यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी अक्सर औकात स्टेटमेंट्स जो देते हैं उससे यू टर्न ले लेते हैं। 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, या वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट दी होती है वज़ीर आज़म साहब ने उसको वो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। एक मरतबा फिर जी उन्होंने ये कोशिश की है जी, और उन्होंने कहा जी कि DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में जो बयान उन्होंने दिया था वो उस वक्त के हिसाब से दिया था जी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने जो बयान दिया था उनके खिलाफ दिया था, और एक चीनी अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दौरे पे थे चीन के, वो उस वक्त की मुताबिकत के हिसाब से दिया था, और अब ऐसे हालात नहीं हैं। सो वी वुड लाइक टू नो जी कि उस वक्त क्यों ऐसा बयान दिया गया जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना के दौरे पे हैं और वजीर आजम बयान दे रहे हैं कि जो उन्होंने बयान जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट में DGISI ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसके बारे में बयान दिया जाता है। और अब हालात कैसे बेहतर हो गए, क्यों बेहतर हो गए, क्या चेंज अब आ गई जो पहले नहीं थी। इस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे जी। हमारे साथ दो साहिबान मौजूद होंगे जी। एक है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब जी, MNA है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और दूसरे साहब हैं जी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट भी हैं जी। दोनों साहिबान मौजूद होंगे। इन्होंने आर्टिकल भी लिखा है कयूम साहब ने, और वो उस आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, और दोनों साहब से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि क्या हालात ऐसे चेंज हो गए कि अब सब अच्छे की रिपोर्ट है, और पहले दोनों के खिलाफ बयानात आते रहे, DGISI के खिलाफ भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बोथ ऑफ यू जी, मैं दोनों को सलाम कर रहा हूँ जी। जी बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाहेंगे जी, हम लोग भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, आप भी हमारे पे इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी अगर डाल दें आप दोनों साहिबान, तो हमें जरा थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी और व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी कि उस वक्त क्या ऐसे हालात थे कि DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ वजीर आजम साहब ने बयान दे दिया, और अब हालात क्या बेहतर हो गए हैं कि अब वो जनाब उस पर थोड़ा सा कह रहे हैं कि उस वक्त की मुताबिकत के हिसाब से मैंने बयान दिए थे, अब वो हालात नहीं है। वाई इज दिस लाइक यू नो आफ्टर एवरी नाउ एंड देन वजीर आजम साहब अपनी स्टेटमेंट से पुल आउट कर जाते हैं जी। वाई, व्हाट इज गोइंग ऑन? एनीवन जी, बोथ ऑफ यू कैन टॉक जी। साहब शुरू करें तो बेहतर है। कैसे बात कर सकते हैं? जिस किसी से आपने बात करवाना है उससे आप पूछ लीजिएगा। जी जी, आप कयूम साहब आप शुरू कर लें जी। देखिए, मैं नारायण साहब, बात यह है, पहली बात तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये कहूंगा कि ये खुश आइंद है अगर उन्होंने रिकंसाइल कर लिया है और वो समझते हैं कि उनके और आर्मी चीफ के दरमियान अभी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत खबर है एक पाकिस्तानी की हैसियत से। ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको जो बात कहनी हो सोच समझ के कहनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI ने मेरे ख्याल में, और बहुत मेरे ख्याल 99% पाकिस्तानी समझते हैं कि उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है अपने तौर पे, और उन्होंने हलफ उठा के एक बयान दिया है और उसको उन्होंने सबमिट भी कराया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो प्रोसीजरल भी गलती कोई नहीं की है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था इतना बड़ा बयान देने की। नंबर 2 बात मैं ये कहूंगा, मुझे एक्सपीरियंस है 2 प्राइम मिनिस्टर साहबान के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी की ड्यूटी का। इवन इफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की तरफ से कोई कोताही हुई थी तो इवन देन जवाब नहीं था कि इसको पब्लिक फोरम के ऊपर आप डिस्कस करें, फिर कॉन्फिडेंशियली आप उन्हें बुला लेते और बात को डिस्कस करते। चूंकि और ISPR वालों ने अपने उसमें लिखा है ना कि इससे पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा और रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, उसका मतलब यही था कि पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते हैं कि अफवाज के ऊपर हरफ आए, इनकी क्यादत के ऊपर हरफ आए, पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस खराब हो और गैप बढ़े। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी अगर रिकंसाइल किया है तो वो ठीक किया है, पाकिस्तान के मफाद में है। अफवाज को उन्होंने बरी जिम्मा इससे किया है, लेकिन उनकी लॉजिक समझ नहीं आई कि उस वक्त माहौल क्या था और अभी माहौल क्या है। जी, लॉजिक आपको समझ आई कादिर बलोच साहब वजीर आजम की? हेलो कादिर बलोच साहब, आपको वजीर आजम की लॉजिक समझ आई? जी, लॉजिक तो मेरे ख्याल में उनसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वो बात है जिससे उसको मजबूर कर दिया, कौन से वो हालात है जिनको वो समझते हैं जी। पहले वो गवर्नमेंट के इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
और DGISI के बारे में इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है जी। ये बात उन्होंने क्लियरली कहा कि उनका बयान आइन की वायलेशन है। जी। वेयर एज हम सोल्जर्स जिस वक्त हमें कमीशन मिलता है और देयर आफ्टर आल्सो कंटिन्यूसली हम अंडर ओथ रहते हैं कि आइन की पासदारी करेंगे, कोई ऐसा कदम और कोई इस किस्म की हरकत हम नहीं करेंगे जो आइन की खिलाफ वर्जी के जमरे में आता हो। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इस किस्म का बयान दाग दिया। चाहिए तो ये था कि अगर वो ये समझते थे कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर उनको मजीद कदम उठाना चाहिए था और वो बड़ी सीरियस किस्म का कदम हो सकता था। क्यों उसने बयान दिया और क्या हुआ, और उसके बाद नेचुरली एहतजाज भी आया दूसरी तरफ से, और अब दोबारा वो कहते हैं कि जी हालात के मुताबिक वो बयानात अपने चेंज करते हैं, वो हालात और थे, ये हालात और हैं, और उस वक्त वो ये समझते थे कि आइन के खिलाफ बात करना इतने इम्पोर्टेंट लोगों का जायज था, और अब आज जिस वक्त उसको एनालाइज करते हैं वो कहते हैं ये नाजायज है। मेरे ख्याल में वजीर आजम का इससे ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे ख्याल में उनकी कवानीन या आइन से लायल भी और प्लस गैर जिम्मेदाराना जो हरकत, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता था। और मेरे ख्याल में अभी इनके पार्टी को भी सोचना चाहिए और पूरे मुल्क को सोचना चाहिए कि हमारे वजीर आजम साहब क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी वक्त ठीक है और उसके साथ फिर रहा जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, और फिर बाद में हालात जब चेंज हो तो फिर उन्हीं आदमियों को बर्दाश्त किया जा सकता है। तो यानी टेम्पररी खिलाफ वर्जी आइन की उनके किताब में प्रोबेबली जायज है। जी, मैं कयूम साहब आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर उस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी थी तो अब कैसे ठीक हो गया? आप दोनों अगर कोई इनपुट दे दें बारी बारी से। देखें ना उस वक्त ये खिलाफ वर्जी थी जी। और ना अभी कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, क्योंकि वो दोनों मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने हल्फन बयान दिया है, दोबारा उन्होंने रिपीट करके कोर्ट को यही बताया जो उन्होंने पहले दिन बताया। तो ये थूका हुआ चार्ट, तो ये हमारी लीडरशिप रही है सियासी, जो कि बड़ा काबिल अफसोस है। देखिए, पार्लिमानी निजाम में जो पिवटल होता है कंट्री के अंदर वो चीफ एग्जेक्टिव होता है, और चीफ एग्जेक्टिव जो है बहुत सी बातें सुनता भी है, बर्दाश्त भी करता है, लोगों को जोड़ता है। उसकी पोजीशन लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन से ज्यादा नाजुक होती है, क्योंकि उसको बड़ा दिल, बिकॉज पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे है। वो अपने दुश्मनों को भी मिलाता है, वो मुल्क के मफादात का ख्याल रखता है। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अनफॉर्चुनेटली पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके हेड नहीं है, और इनकी जो पीछे रास्ते हैं वो किसी और के पास हैं, और ये इनकी मजबूरी है। ये शायद अपनी सीट भी MNA की ना जीत सके अगर इनके पास पार्टी का टिकट ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अक्लमंदी की बात ना करें। मैंने यही अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि वो जो वाइज पीपल है वो कहते हैं कि जो वाइज लोग हैं वो बोलते कम है और कह बहुत कुछ जाते हैं। आपको साइलेंस और सोच समझ के हर बात तोल के करनी है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ इंटरनल नहीं है, इसकी एक्सटर्नल है, इसकी मिलिट्री की इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी पॉलिटिकल है, इसकी आपकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जब इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो और लोग, फिर मीडिया भी आजाद है, मीडिया में आप जैसे बहुत सारे मेहरबान मैच्योर लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको हाइप को अननेसेसरीली क्रिएट करके एक ड्रामाटाइज कर देते हैं, जिससे फिर मुल्क चूंकि ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, आप देखें इकोनॉमिकली, तो हमें सिचुएशन को संभालना है। बैनुल अक़वामी हालात चेंज हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी डबल डिप रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में इंतखाबात हैं, फ्रांस में हैं, रूस में होने हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका शिकस्त खाने के बावजूद शिकस्त कबूल नहीं कर रहा, ईरान के ऊपर वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब चीजों का फॉलोआउट पाकिस्तान पे आना है, तो इस स्टेज के ऊपर हमें एक यकजान होकर खड़े होना है, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बालाए ताक रख के पाकिस्तान के मफाद को बचाना है। तो प्राइम मिनिस्टर एक चाइल्डिश बात करते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या एक MPA भी या एक डिस्ट्रिक्ट का नाज़िम भी इस तरह के बयानात नहीं दे सकता। उसे पता है कि 6 लाख की फौज का एक कमांडर है जो हम पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक और आईन की रूह के साथ ये पूरी सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ हैं, और हम इनके लिए गीत गाते हैं कि पुत्र हटाते नहीं विकते। लोग पैम्पर करते हैं अपनी अफवाज को और आगे लेके जाते हैं,
और अगर किसी के साथ खिलाफ एक्शन लेना हो तो इंडिविजुअल्स को अलग करके करता है। इन लोगों को आपने एक्सटेंशनें दी हैं, इनको आपने शाबाशी दी हुई है, और अभी इस स्टेज पे कभी आप ये कहते हैं कभी वो कहते हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और आई थिंक कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, लेकिन ये अगर रिकंसाइल करके इनके डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं, ये मीमो के ऊपर भी हुसैन हकानी साहब को उधर से निकाल के कानून के कटारे में खड़ा करें और उनको कहें कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करें, ये स्टैंड ऑफ भी गलत है। इसके ऊपर भी हुकूमत और अफवाज को एक पेडेस्टल पे खड़ा होना चाहिए, फिर ही मुल्क के मफाद में होगा। जी कादिर बलोच साहब, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते तो फिर इनके खिलाफ क्यों इतनी सख्त बयानात देते हैं, और क्या चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स जब देते हैं और जब उससे बैकआउट कर जाते हैं, तो डू यू थिंक दैट दिस इज लाइक, जैसे कि कयूम साहब कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, तो क्या ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव को कंटिन्यू करना चाहिए? जी कादिर बलोच साहब। जनरल कयूम साहब ने अपने आर्टिकल का रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने ये बात की कि कई मर्तबा इंसान कुछ नहीं कहता और बहुत कुछ कहता है। जनरल कयूम साहब बहुत कुछ कह के और बहुत कुछ कह गए, और उन्होंने मेरे ख्याल में इसका बड़ा सही तरीके से उन्होंने जायजा उन्होंने पेश किया। लेकिन मैं एक बात जो वो उन्होंने नहीं कहा, मैं वो बात कह दूंगा, वो ये है कि इस गरीब का अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल जो ना, इसके मुंह में बातें डाली जाती है, इनको कहा जाता है कि तुम ये कहो, और कुछ अरसे के बाद फिर इनसे कहा जाता है कि तुम इसको ये तुम बात जो तुमने की है इसको दोबारा जरा रीचेक करो इससे और दाएं बाएं हो जाओ। मेरे ख्याल में जिस तरह जनरल कयूम ने कहा कि पार्टी हेड ये नहीं है और कोर कमेटी इनकी अलहदा है, जरदारी साहब जो है ना बेसिकली तो वही है पॉलिसी डिसीजन देने वाले और पॉलिसी फैसले करने वाले, लेकिन मेरे ख्याल में इतना खिलौना भी चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के पार्लिमानी निजाम में, जिस तरह कयूम साहब ने बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इतना इर्रिस्पॉन्सिबल होना, इतना चाइल्डिश होना और इस किस्म की बातें कर लेना अजीब सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो आइन की पासदारी नहीं करता है, 6 लाख सिलाबंद फौज, एक न्यूक्लियर आर्मी, हमारा न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस के कमांडर के बारे में वो ये कहता है कि आइन के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, और अच्छा कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उस वक्त मुर्तकिब हुआ था, अब माशाल्लाह बिल्कुल उसके लिए माफी है, अभी वो बहुत अच्छे हैं, कोई पता नहीं चंद दिनों के बाद फिर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं इनके बारे में या किसी और के बारे में। मेरे ख्याल में जैसे कि आप कहलवाना हम लोगों से चाहते हैं, और कहलवाना क्या हमें कहना चाहिए कि मेरे ख्याल में इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस किस्म का आदमी हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है जो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है, इतनी गैर जिम्मेदारी का वो सबूत दे रहा है, और या तो मेरे ख्याल में इसके बाद वो अपने आप में रिफॉर्म लाए और जुर्रत पैदा करे और अपने आप में खुद जो कुछ भी है वो खुद बन जाए, बजाय इसके कि वो किसी और के डायरेक्शंस के ऊपर कार्रवाई करे। जैसे कादिर बलोच साहब, आई एम सॉरी, हक ही नहीं है मजीद हुकूमत करने का। हम तो बिल्कुल मैदानों में निकल आए हैं, हम गलियों में रोडों में निकले, हम प्रेशर पूरा डाल रहे हैं, हम तो कहते हैं एक दिन भी मजीद उस हुकूमत को बर्दाश्त करना जायज नहीं है और इलेक्शन जो है ना वो होल्ड किए जाने चाहिए। अब देखते हैं कि पब्लिक का रिस्पांस क्या होता है। कादिर साहब आप भी, कादिर बलोच साहब आप भी आर्मी में रह चुके हैं, और अब्दुल कयूम साहब आप भी आर्मी में रह चुके हैं, दोनों जनरल रह चुके हैं आप लोग। डोंट यू थिंक के आर्म्ड फोर्सेस जो है और उनको डीमोरल होते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट से जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए और फिर उसके बाद उसको रिवर्ट किया जाए, एंड स्पेशली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जिस वक्त एक हेड ऑफ फोर्सेस जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है वो एक गैर मुल्की दौरे पे हो और उस पर इस किस्म के बयान दे के फिर उससे अब आज उसे रिवर्ट कर लेना चाहिए, तो क्या पूरी फौज को डीमोरल करने के चक्कर में है ये? व्हाट इज दिस लाइक अ साजिश और व्हाट? राणा साहब, ये बहुत ही अनकाइंड रिमार्क एक ऐसे आर्म फोर्सेस के लिए, ऐसे आर्मी के लिए है जिन्होंने 5,000 अफसरों का, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर सिपाहियों तक की उन्होंने शहादतें पेश की इस मुल्क की दफा की खातिर, जिन्होंने बल्कि दहशत गर्दी का साहब मरगला हिल्स तक पहुंच चुका था और सवात में क्या कार्रवाई हुई और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर पीस वापस लाया, और पिछले 6 साल से जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और मुल्क की बॉर्डर्स की जिस तरीके से दफा कर रहे हैं, इस किस्म के आर्म फोर्सेस के कमांडर के बारे में ये बुनियादी तौर पर तो कमांडर नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस के बारे में ये इनके रिमार्क्स से
ये बहुत ही अनकाइंड रिमार्क्स हैं। इससे बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन काज हुआ था और लोग, बल्कि अभी कई चीजें हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रेशर आर्मी चीफ के ऊपर आया होगा और एक एहतजाज करने के लिए, इसके बारे में रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो तो अभी हम आपको कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमारे दौर में इस किस्म की कोई हरकत हो चुकी होती तो हम अपने कमांडर चीफ के ऊपर बहुत प्रेशर लाते और हम कहते कि इसके ऊपर बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और बल्कि क्या कहें, आप ये तो ना कहते कि 111 को मूव कर दें? जी मैंने कहा कादर बलोच साहब, आप ये तो ना एडवाइस करते कि 111 को मूव कर दें? नहीं, वो गलत बात है। और भी तरीके हैं। मैं अगर होता प्रोबेबली, अगर मैं लेट मी से कि आई कुड हैव ऑफर्ड माय रेजिग्नेशन एंड आई वुड हैव सेड कि सॉरी, ये आर्म फोर्सेस के मैं इस किस्म का कमांडर इन चीफ रहना नहीं चाहता हूँ जहां पर मेरे ऊपर आइन की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगे। एंड मैं तो पब्लिक के सामने अपने आप को पेश करता, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉबेबली इस किस्म की कार्रवाई की जा सकती थी। हर एक की अपने, वो तो अपने मिजाज की बात है, अपने जात की बात है, लेकिन है बहुत ही अनकाइंड रिमार्क एक प्रोफेशनल सोल्जर के खिलाफ, जो कि अब तक मेरे ख्याल में बेहतरीन अंदाज से अपने फराइज सरंजाम देते रहे हैं। उनके खिलाफ मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी उंगली उठा नहीं सकता है कि उन्होंने आइन की पासदारी न की हो। और मेरे ख्याल में इनकी जमहूरी हुकूमत को जितना सहारा हमारे मौजूदा सिक्योरिटी टीम ने दी है, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स वुड हैव बीन एबल टू डू सो। या बिल्कुल एग्जैक्टली, आई वांटेड टू कम ऑन दिस पॉइंट जी। मैं अब्दुल कयूम साहब, आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट ऑन दिस वन कि हमने पास्ट में देखा है कि जिस किस्म के हालात अब गुजरे हैं 3-4 सालों में, इस किस्म के हालात अगर पास्ट में हो तो कब का फौज जो है वो 111 मूव करके और पीटीवी को अंदर भी घुस चुकी होती है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी घुस चुकी होती। बट ये जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आई वुड से, और जो इस वक्त सारी फौज है, जिस मुख्तलिफ कोर कमांडर्स हैं, जो उनकी तरफ से उनको शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने कोई इस किस्म का एक्ट नहीं किया और बड़े पेशेंस के साथ डेमोक्रेसी को वो फलने फूलने का मौका दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इस किस्म के अगर बयानात आए तो डोंट यू थिंक के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस किस्म के बयानात आए तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट कभी कभी अनव हो जाती है? कयूम साहब जी देखें, माजी में जब भी कभी अफवाज ने अपने हदूद को क्रॉस किया तो हम सब, आप भी, हम भी, सिविल सोसाइटी के लोग, हम कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट था और हमने स्याह बाब रकम किया। हम कहते हैं कि अफवाज का काम अपने मसाइल और अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज करना है और मुल्क की हिफाजत है और बिल्कुल आइन एब्रोगेट करके हुकूमत चलाना नहीं, चूंकि ना आप फिर अफवाज को चला सकते हैं ना मुल्क को चला सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई ये जानते हैं कि पाकिस्तान में सारे प्रोफेशन अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट विद ऑल ऑनेस्टी मैं ये कहता हूँ, सिविल को भी देखने के बाद और आर्मी की, जो कि आर्मी का आपका जो प्रोफेशन है या अदारा है, ये हसास है। हसास इसलिए है कि आप इनको एक नॉमिनल सा ऑनरेरियम इनके हाथ पे रखते हैं, 10,000 15,000। मैं जब लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ तो 500 रुपए तनख्वाह थी और जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुआ तो 32 या 34,000 थी। तो ये आपकी जान का सिला नहीं है। आप थोड़ा सा ऑनरेरियम के साथ, आप हवलदार पैंदा खान को कहते हैं कि गरेबान खोल के गोलियों के आगे खड़े हो जाओ ताकि हमारी माओं और बहनों की इज्जतों को आपने बचाना है। वो अपने बच्चों को यतीम कर देता है, हमारे बच्चों को बचा लेता है। वो अपनी बेगम को या अपनी बीवियों को बेवा कर लेते हैं, दूसरों को बेवा होने से बचा लेते हैं। तो इसलिए इस पेशे का एक तकद्दुस है और इस पेशे के मुताल्लिक मैं, और इसीलिए स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। मसलन अगर एक कंपनी कमांडर मेजर है और उसके कैरेक्टर पे कोई एस्पर्शन आ जाए या कभी ये कहा जाए कि इसने कानून वायलेट और आईनी वायलेट किया, तो पहला स्टेप ये होता है कि फौरन उसको कमांड से हटा दो, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू कन्विंस अपने जो सबॉर्डिनेट ट्रूप्स हैं और उनको मोटिवेट करके वो फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं ले जा सकेगा कि वो अपने खून का नजराना दे दे, तो इसको हटा दो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा ब्लंडर किया कि अगर वो 100% श्योर थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और DGI ने आइन वायलेट कर दिया तो इनको सैक कर देना चाहिए था। कहते मेरी ये पावर्स हैं, उतना तेल था घुटनों में, तो वो कहते कि वो, और अगर अभी उनको ये एहसास हुआ है कि ये मैंने गलती की है तो उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने यह, और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने ये अफवाज कौम की रिप्रेजेंट कर रही हैं
तो उनको चाहिए कि मेरे गलती है। इखलाकियात के ऊपर देखें, माजी में भी आपने देखा, दुनिया में भी मॉरल जो अथॉरिटीज हैं, जब आप वो लूज कर जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता। और आपको चाहिए था कि आज हमें ये खुशखबरी ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नई खबर नहीं है कि आपने कहा मैं रिकंसाइल करता हूं, अभी ये ठीक है। सबको पता था शुरू से ये मसला ठीक है, आपने गलती की है और आपको रिजाइन करके हट जाना चाहिए, बिकॉज आप जाएंगे कोई और आएगा, कोई और आएगा, आप इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान के अंदर ही नहीं। आप देखें कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब अपने ट्रुप्स को फेस करेगा तो वो कहते होंगे कि आपको तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है आप आईन की खिलाफवर्जी, आप हमें कैसे कहते हैं कि आप अपने टाइम के ऊपर वक्त की पाबंदी करें और ट्रेनिंग करें और दयानतदारी से काम करें और इंटेग्रिटी शो करें। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अफवाज पाकिस्तान जैसे बलोच साहब कह रहे हैं कि ये सवात और मालाकंड के ऑपरेशन, ये वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अपनी पूरी कौम के साथ जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, मैं कई शहीदों के घर में बेवाओं को जाके मिला हूं। ऑनेस्टली मैं अगले दिन चकवाल गया, खानपुर के अंदर वो जो हवलदार अभी ये सलाला पोस्ट पे, उसकी 3 बच्चियां और उनकी आंखों में आंसी और उनकी वाइफ जो थी वो बैन कर रही थी, रो रही थी, मौर्न कर रही थी। इन लोगों को क्या पता है, अपने मोहल्लों में बैठे हुए हर रोज नया सूट बदलना, नई गाड़ियां, इनके मोटरकेड देखें, इनका स्टाइल ऑफ लाइफ देखें। तो ये बड़ी एक बायस से शर्म बात थी। और मैं ये इस बात पे प्राइम मिनिस्टर को ये कहता हूं कि इन्होंने ये अच्छा किया कि ये किया, बल्कि आके कौम से माफी मांगे और रिजाइन कर दें, कोई और आ जाएगा। क्यों जी कादिर बलोच साहब, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए इस पे, क्योंकि देखें एक सिस्टम है फौज में, आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब एक कमांडर एक सिपाही को कहता है, जैसे जिसकी निशानदेही अब्दुल कयूम साहब ने की, कि कमांडर एक सिपाही को कहता है जी कि जाने बचानी है, बीवियों की, बच्चों की, माओं की, बेटियों की, तो तुम जाके गोली खाओ, तो वो शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो देखता है कि उसके कमांडर के साथ इस किस्म का सलूक किया जाए तो उसके जहन में भी ही विल बी आल्सो इन 2 माइंड्स नेक्स्ट टाइम, और वो उसमें एक ऐसी चीज डाल दी जाएगी उस सिपाही के जहन में जो कि दैट इज वेरी रॉन्ग एंड वेरी डेंजरस। सो ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव कोई डिजास्टर नहीं बन जाएगा पूरी फौज के लिए। 6 लाख फौज है और न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे पास, और उसके कमांडर के साथ इस तरह ट्रीटमेंट हो। और DGISI जो एक आउटफिट हमारे पास है, ISI आउटफिट कोई रॉ की एजेंसी तो नहीं है, हमारी अपनी एजेंसी है, तो अगर उसके खिलाफ इस किस्म के बयानात अगर आएंगे उसके DG के खिलाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, तो ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ने तो पूरा डिमोरल करने के चक्कर में पूरी फौज को, और जैसे कि अब्दुल कयूम साहब कह रहे हैं कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए, डोंट यू थिंक कादिर बलोच साहब कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव को? राना साहब आपको इस वक्त मुझे आर्टिकल वो याद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कि आर्म फोर्सेस को डिसरिप्यूट में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं की जा सकती है, उनको डिसरिप्यूट में नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई इस किस्म की कार्रवाई करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। और मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन मौका है कि शायद कोई प्राइवेट सिटीजन है, मुमकिन है हम लोगों में से कोई माइट गो टू द सुप्रीम कोर्ट ये प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ ये जो उन्होंने इस किस्म की बयानबाजी की है कि पहले तो उन्होंने इल्जाम लगाया फिर आज अपना इल्जाम वापस ले रहे हैं। इसका मकसद ये है कि उन्होंने गैर जरूरी तौर पर अनवारंटेडली उन्होंने एक इल्जाम लगाया गलत किस्म का, जिसको खुद गलत तस्वुर करते हैं, और इसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और इस बुनियाद के ऊपर उनको उसके ओहदे से अलग किया जाना चाहिए। या अगर ये नहीं होता है तो मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की मुमकिन है ये कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली हो, इससे बेहतर है कि कयूम साहब जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक ही शुड रिजाइन, दैट्स उसके बेस्ट इंटरेस्ट। सो दोनों अदरवाइज लोग इसको लताड़ेंगे, कोर्ट पे ले जाएंगे। मैं आपको दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं, आप लोग इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल बयानात जो दे रहे हैं उस पर उन्हें खुद रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाजा जरूर खटका देगा आइंदा आने वाले दिनों में। क्लियरली दिया हुआ कि आर्म फोर्सेस को यू कांट ब्रिंग देम टू डिसरिप्यूट एंड यू कांट क्रिटिसाइज देम लाइक द वे ही हैज डन इट। इससे बड़ा क्रिटिसिज्म और क्या हो सकता है कि वो क्या आइन की खिलाफवर्जी के मुरतकब हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। इट इज अ कंपल्शन जी, छोटी सी एक ब्रेक लेके हाजिर होता हूं जी दोबारा जी।